जय हिंद दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। मुगल वंश बहुत लंबा चैप्टर है। मुगल वंश के बाद ही अंग्रेज भारत में आ गए थे। तो आइए देखते हैं मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश का वास्तविक नाम है चगताई वंश। चगताई वंश, मुगल वंश का वास्तविक नाम है चगताई वंश। मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है बाबर को। अब देखते हैं कि मुगल वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। यहां पर देखिए मिडिल ईस्ट है, ये जगह जो है मिडिल ईस्ट है, और यहीं पर उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान इधर सब पूरा एरिया में तैमूर वंश का शासन चल रहा था। तैमूर वंश में आपस में झगड़ा हो गया, विद्रोह हो गया, सब उसके छोटे छोटे राजा अपने अपना जगह बना लिए। तो उज्बेकिस्तान का एक जगह है फरगाना। फरगाना की जिम्मेदारी बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना के राजा बने। अपना एक छोटा सा हिस्सा लेकर फरगाना का राजा बन गए उमर शेख मिर्जा यहाँ पर राजा बने थे। तब तक 1494 ईस्वी में वहीं पर बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। लेकिन तब तक फरगाना के उज्बेकिस्तान में उनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। मतलब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है 1494 ईस्वी में। उसके पिता की मृत्यु हुई थी। बाबर उस समय सिर्फ 11 साल का था, 11 साल का लड़का था, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो फरगाना का तो शासन कर रहे थे उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर वंश से थे। तो 11 साल की उम्र में जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है, इसकी दादी एहसान दौलत बेग, बाबर की दादी का नाम एहसान दौलत बेग, तो उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। तो दादी एहसान दौलत बेग जो है, एहसान दौलत बेग की सहायता से 11 साल में वो राजा बनता है। 11 साल में बाबर को राजा बना देता है। उसके मिर्जा की उपाधि यहाँ पर उसको मिल जाती है। मिर्जा की उपाधि 11 साल की उम्र में बाबर यहाँ का राजा बन गया। बाबर बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था, वो अपना विस्तार करना चाहता था। तो जब धीरे धीरे बाबर बड़ा हो जाता है और वो यहाँ फरगाना से नीचे समरकंद पड़ेगा। समरकंद बाबर जाता है समरकंद पर आक्रमण करता है और समरकंद जीत जाता है। समरकंद के आक्रमण करने के बाद यहाँ पर काबुल को आक्रमण करता है, काबुल को भी जीत जाता है। जब वो समरकंद पर आक्रमण किया, समरकंद भी जीत गया। समरकंद जीतने के बाद वो बढ़ा काबुल की ओर। काबुल पर आक्रमण, जहां अभी तालिबान त्रहिमाम मचा है, तालिबान वाला, तो काबुल पर आक्रमण किया। काबुल भी जीत जाता है। काबुल को जीतने के बाद यहाँ पर वो अपने आप को बादशाह घोषित कर लेता है। ध्यान रखिए कि इससे पहले वो उसको खानदानी उपाधि मिली थी, मिर्जा की उपाधि, लेकिन अब काबुल जीतने के बाद वो बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है। जीतने के बाद बादशाह की उपाधि, काबुल जब जीतता है तब समरकंद के लोग विद्रोह कर देते हैं। इसके साथ काबुल जीतने के बाद यहाँ अपने आप को जय बादशाह घोषित किया। यहाँ पर समरकंद के लोग विद्रोह कर दिया। काबुल छोड़ के चला गया समरकंद का विद्रोह शांत कर रहा था, तब तक काबुल हाथ से इसका निकल गया। काबुल को भी विद्रोह करके काबुल भी हाथ से इसके चला गया। फिर सोचा आप कहाँ जाए, कि यहाँ पर एक शहर है गजनी। वो गया गजनी पर आक्रमण किया, गजनी को भी जीत गया। गजनी जब जीत गया, काबुल तो उसके हाथ से निकल गया था। जब गजनी जीता, फिर से समरकंद में विद्रोह हो गया। फिर गया समरकंद का शांत कराने, तब तक गजनी भी हाथ से निकल गया। और समरकंद गया शांत कराने, तो समरकंद भी हाथ से निकल गया। समरकंद में मात्र 8 मंथ, बस 8 महीना शासन किया था समरकंद में। यहाँ पर काबुल जीता, काबुल भी हाथ से गया, गजनी भी हाथ से गया और समरकंद भी इसके हाथ से चला गया। तीनों चीज इसके हाथ से चला गया।
जीता हर जगह, तीनों चीज उसके हाथ से चला जाए। तब सोचा अब कहाँ जाए, तब वो गया अपने वास्तविक जहाँ का था वहां पर गया फिर से। जब फरगाना में गया तो फरगाना के लोग भी इसका विद्रोह कर दिए, उधर बाझल रहेगा, हमारा ध्यान कौन रखेगा। फरगाना के लोग भी इसका विद्रोह कर दिए, फरगाना से भी इसको भगा दिए। बाबर यहाँ पर छोटे छोटे से कहीं छुप के फरगाना में रह रहा होगा, अपना रह रहा होगा। बाबर के देखिए पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा, ये तैमूर वंश के थे, उससे बिखरा हुआ था। लेकिन इसकी माता जो थी कुतुब निगार खान, कुतुब निगार खान जो थी वो चंगेज वंश की थी। चंगेज वंश इधर मंगोलों का शासन हुआ करता था, तो मंगोल की चंगेज वंश की थी, मतलब ये दो वंश का हाइब्रिड था बाबर, बहुत महत्वाकांक्षी था। बाबर का असली नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद, जहीरुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन इसको बाबर की उपाधि दी गई थी। बाबर का अर्थ होता है बाघ, बाघ होता है बाबर का तुर्क भाषा में। बाबर बाबर हम लोग कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद है। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तो तैमूर वंश का है, माता का नाम कुतुब निगार खान जो चंगेज वंश की थे, दोनों का हाइब्रिड था बाबर। इसके बहुत महान शासक हुआ था ये। अब यहाँ पर सब जगह से इसको भगा दिया गया, काबुल से भगा दिया गया, समरकंद से, गजनी से, इसे खुद के स्थान फरगाना से ही भगा दिया गया। वहीं पर छोटा मोटा रहता था। अब वो सोच रहा था बाबर कि कहीं ना कहीं हमको रहा जाए, कहीं ऐसा जगह चला जाए जहाँ स्थिर रहा जाए। यहाँ पर बाबर को सब लोग मारते रहते थे, बाबर भागता रहता था, अपना इधर टेंट डाल के अपना चला रहा था। तो यहाँ पर फरगाना, तब वो सोचा कहाँ जाए। जब ऊपर अगर वो जाता तो ऊपर सब देख रहे हैं वो तजाकिस्तान सब, उधर बहुत पहाड़ी एरिया है, तो सोचा भारत की ओर चला जाए। तब ये आया भारत में। हर जगह से जब इसको भगा दिया गया तब यह भारत में आया। भारत में राजा बनने के इसका चाह नहीं था, अब इसको रहने के लिए कोई जगह ही नहीं था, तो भारत की ओर ये रुख मुड़ा अपना। भारत में आया 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में बाजौर एक जगह है, पाकिस्तान में पड़ गया है, पहले भारत में हुआ करता था, पाकिस्तान अभी कितना दिन का हुआ। तो बाजौर में एक जगह है, पाकिस्तान में एक जगह है बाजौर, जहाँ 1519 में बाबर वहां पर आया, आक्रमण किया, पहला बार भारत में वहां पर आक्रमण किया था और बाजौर जीत गया। यहाँ पर 1519 में बाजौर जीत गया। बाजौर जीत गया तो उसको रहने के लिए कोई तो किला चाहिए ना, कहाँ टेंट डाल के तो फिर यहाँ पर नहीं ना रहेगा, फिर पीछे से कोई आएगा तो किला चाहिए। यहीं पर पास में है भेरा का किला, भेरा का किला, भेरा का किला यहीं पर बाजौर के साथ ही भेरा का किला 1519 ईस्वी में जीत गया। ध्यान रखिए कि भेरा का किला तोड़ने के लिए सबसे पहले बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था। यहीं पर भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था भारत में भेरा का किला तोड़ने के लिए। अब यहाँ पर उसको किला मिल गया, बाजौर मिल गया, यहाँ पर वो स्थिर हो गया, अपना रह रहा था। उस समय भारत में उस समय दिल्ली में शासन कर रहे थे लोधी वंश। लोधी वंश का शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी वहां पर दिल्ली में शासन कर रहा था जब ये भारत की ओर आया था। इब्राहिम लोधी का एक मतलब लोधी वंश का ही था। यहाँ पंजाब में शासन कर रहा था आलम खान लोधी। आलम खान लोधी यहाँ पंजाब में था। इसका चाचा दौलत खान लोधी, और यहाँ पर मेवाड़ में थे राणा सांगा। इब्राहिम लोधी यहाँ पर दिल्ली में शासन कर रहा था। इसका एक था आलम खान लोधी, पंजाब का सूबेदार था, और इसके चाचा खुद के दौलत खान, और यहाँ पर मेवाड़ का राजा राणा सांगा बाबर को निमंत्रण भेजे कि देखिए आइए, दिल्ली में आइए, यहाँ इब्राहिम लोधी शासन कर रहा है, बहुत पैसा है इधर,
आइए दिल्ली में इसको मार दीजिएगा हम लोग और अपना लूटपाट के चले जाइए। बाबर सो जा ला, ये तो सोच रहे थे हम भारत में आक्रमण करने का और खुद हम लोग को न्योता मिल रहा है। बाबर अब आया यहाँ पर, बाबर आया 1526 ईस्वी में। कहाँ पर पहुंचा? यहाँ पर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए। बाबर को ये राणा संगा, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी तीनों मिलकर इसको सब कुछ की खुफिया जानकारी इब्राहिम लोदी की रास्ता वास्ता सब इधर का बता दिए थे। यहाँ पर 1526 ईस्वी में आया पानीपत के मैदान में, यहाँ युद्ध हुआ पहल का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। यहाँ पर बाबर आया इब्राहिम लोदी को दिल्ली में मारने के लिए, तीनों बुलाए थे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध यहाँ होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। यहाँ पर सब इन लोग भी मिले हुए थे। इब्राहिम लोदी को बाबर इन लोग से मिलके मार देता है, इब्राहिम लोदी खत्म हो जाता है। देखिए बाबर पानीपत के जब युद्ध में आया था तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी को मारने के लिए तोप का प्रयोग भी किया था और नया टेक्निक उज्बेकिस्तान इधर का राजा महाराजा को टेक्निक पता नहीं था, उसका इस्तेमाल किया था। अब ये सब बहुत हो गया इधर, इसको हम मिटा देते। 1519 में बाजौर में आया, भेरा का किला जीता। 3 लोग ये राणा संगा, इब्राहिम लोदी और आलम खान लोदी तीनों मिलकर इसको निमंत्रण दिए, ये दिल्ली में इब्राहिम लोदी को मारिए। दिल्ली में यहाँ को जीतने के लिए बाबर चल दिया पानीपत। 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। सब इसको जानकारी मिली ही थी और बाबर इब्राहिम लोदी को मार दिया। बाबर पानीपत के युद्ध में एक उज्बेक पद्धति का प्रयोग किया था। उज्बेक पद्धति, उज्बेक पद्धति का प्रयोग किया था बाबर पहले युद्ध में, पानीपत के युद्ध में। यहाँ इसको कहते हैं, दूसरा नाम है तुगलमा नीति। उज्बेक पद्धति यानी तुगलमा नीति में देखिए क्या होता है। इसमें सेना को अर्धचंद्राकार, जैसे इब्राहिम लोदी की सेना ये है, बाबर अपना सेना को इस रूप में अर्धचंद्राकार रूप में सरिया दिया। ऐसे कभी इधर से वार करता था, कभी इधर से वार करता था, कभी इधर से वार करता। इब्राहिम लोदी को टेक्निक नया पता ही नहीं था, इब्राहिम लोदी मार खा गए यहाँ पर। और दूसरी पद्धति यूज किया था रूमी पद्धति, इसको कहते हैं उस्मानिया नीति, इसका दूसरा नाम है। इसमें ऐसे ये सरिया है ना, तो यहाँ पर सेना, फिर यहाँ पर तोप, फिर सेना, फिर तोप, फिर सेना, फिर तोप, फिर सेना, फिर तोप, फिर सेना, तोप, ऐसे सरिया था। रूमी पद्धति, रूमी पद्धति उस्मानिया नीति, उज्बेक पद्धति तुगलमा नीति। उज्बेक पद्धति का दूसरा नाम तुगलमा नीति, इसमें अर्धचंद्राकार सजाया जाता है। और रूमी पद्धति का नाम दूसरा नाम उस्मानिया पद्धति, जिसमें तोपों को क्रम सजाया जाता है, सेना फिर तोप, फिर सेना फिर तोप, फिर सेना फिर तोप, ऐसे रूमी पद्धति इसको कहते हैं। इसका बाबर का 2 प्रमुख तोपचित हैं। बाबर के 2 प्रमुख तोपचित हैं। एक का नाम था मुस्तफा खान और दूसरा का नाम था उस्मान अली। मुस्तफा खान, उस्मान अली। मुस्तफा खान बहुत बढ़िया तोपची था, इसका बाबर का युद्ध में बहुत सहायता किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें पानीपत का युद्ध को समझ में आ गया होगा। पानीपत का युद्ध कैसे हुआ था, ये राणा संगा, मेवाड़ के राजा संगा, आप पंजाब के सूबेदार आलम खान लोदी और इसके इब्राहिम लोदी के खुद के चाचा दौलत खान लोदी तीनों मिलकर बाबर को आमंत्रण दिए थे बाजौर से कि आइए दिल्ली में आक्रमण कीजिए और
इब्राहिम लोदी को मार दीजिए। यहाँ पर आया बाबर, तीनों की सहायता से इब्राहिम लोदी को मार दिया, उज्बेक पद्धति और रूमी पद्धति से। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या होता है। दिल्ली में जीतने के बाद पानीपत के, उसका सबसे पसंदीदा शहर था बाबर का काबुल। तो काबुल के लोगों को, यहाँ से जो धन लूटा था उसमें से काबुल के लोगों को एक चांदी का सिक्का काबुल में एक एक चांदी का सिक्का सब लोगों को बंटवा दिया। उसका सबसे पसंदीदा शहर था काबुल। पानीपत का युद्ध जीतने के बाद, दिल्ली से लूटपाट मचाने के बाद सब एक चांदी का सिक्का सब आदमी को बंटवा दिया, जिससे उससे कलंदर की उपाधि धारण की। कलंदर का अर्थ होता है दानी। काबुल में कलंदर का उपाधि धारण कर लिया बाबर। दिल्ली लूटा। अब जब दिल्ली, यहाँ पर तो दिल्ली जीत गया। दिल्ली जीतने के बाद वो सोचा कि क्यों ना हम भारत में ही रहते हैं, भारत में रहने का सोचने लगा। यहाँ पर पानीपत का युद्ध जो था, इसे वो भारत में रहने का घोषणा नहीं किया था, यहाँ पर वो भारत में रहने का सोचने लगा। जब भारत में रहने का सोचने लगा तो ये थे राणा संगा। ये कह रहे हैं कि अरे हम तो तुमको बुलाए थे कि आओ यहाँ पर दिल्ली में इब्राहिम लोदी को मारो, लूटो खूब, चले जाओ, या तो हम लोग राजा बनेंगे। तो क्या हमको घोंचू समझा है? इतना हमारा सेना मरा, बाजोर से यहाँ पर हम आए, इधर हमको रहने के लिए कहीं जगह ही नहीं है, सब हमको अपना मार के खेत दिया है, तुम अपना लोग को ही मरवा रहा है यहाँ पर। और उसके बाद कह रहा है कि हम दिल्ली छोड़ के चले जाएं। अब वो तब मेवाड़ के राणा संगा, यहाँ पर एक दिल्ली के नीचे जगह है खानवा, 1527 में अगले साल खानवा का युद्ध हो जाता है। में अगले साल खानवा का युद्ध हो जाता है। खानवा के युद्ध में एक और बाबर था और दूसरी तरफ राणा संगा के नेतृत्व में ये जो आलम खान लोदी थे, ये और इस राणा संगा और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी, और इधर एक चंदेरी, जो मालवा इधर एक जगह है, मालवा की चंदेरी के राजा मेदिनी राय, 4 राजा से बाबर यहाँ पर लड़ रहा था। देरी के राजा मेदिनी राय, राणा संगा, आलम खान लोदी और महमूद लोदी, चारों मिलके यहाँ पर एक संयुक्त सेना लेकर आए खानवा में। खानवा में बाबर पर आक्रमण करने के लिए, उसको भगाने के लिए। तब बाबर भी अपनी सेना लेकर यहाँ आए। शुरुआत में चारों की संयुक्त सेना बहुत बढ़िया पड़ रही थी भारत बाबर के लिए। बाबर सोचा कि देख हम यहाँ अब जीत नहीं पाएंगे, तो बाबर क्या किया कि अपना सेना में एक तमगा नामक टैक्स था जो उसके सेना को लगता था, उसको खत्म कर दिया कि आज से तमगा टैक्स खत्म। और अपनी सेना में जिहाद का नारा दे दिया, मतलब धर्म युद्ध कह दिया कि ये जो है धर्म युद्ध है, ये मुस्लिम यहाँ पर हम लोग अब कहीं के नहीं हैं, अगर इस्लाम को बचाना है, जिहाद का नारा दे दिया कि अगर इस्लाम को बचाना है तो यहाँ पर लड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पर भी नहीं रह पाएंगे, यहाँ से भागना पड़ेगा। जिहाद का नारा दे दिया। जिहाद का नारा दे दिया और अपने सेना में सभी का शराब बंद कर दिया। कहा कोई शराब नहीं पिएगा, टमटा टैक्स खत्म, और जिहाद का नारा दिया। उसके सेना बहुत बहादुरी से लड़ी और इन लोग हार गए। बाबर जीत गया। खानवा के युद्ध में बाबर जीत गया। राणा संगा को मार दिया, आलम खान लोदी को मार दिया, महमूद लोदी और मेदिनी राय भाग गए। खानवा के युद्ध में बाबर जीत गया। और जब खानवा का युद्ध जीता तो बाबर अब घोषणा कर दिया दिल्ली में रहेंगे। बाबर अब घोषणा कर दिया कि हम दिल्ली में रहेंगे। अब 1526 में पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी से जीता। 1527 में खानवा का युद्ध किया। 4 ओर की संयुक्त सेना थी, यहाँ पर बाबर जीत गया। ये दोनों लोग भाग गए थे। अब सोचा कि अच्छा
आप लोग अभी घोषणा कर दे कि बाबर यहीं पर रहेंगे, हम यहाँ के अब राजा हो गए दिल्ली के, भारत में हमारा अब शासन चलेगा। अब इसको मिटकाते हैं। खानवा से नीचे ये मालवा में चंदेरी, चंदेरी पर अब वो आक्रमण करता है। इधर मिटा देते हैं चंदेरी, खानवा के नीचे चंदेरी। जो राजा यहाँ पर 4 में थे, 2 भागे थे, अब उन लोगों को पकड़ने का चंदेरी। चलो मेवाड़ हो ही गया हमारा, दिल्ली उसका था ही, पानीपत यहाँ से पंजाब जीतिए गया, इतना उसका हो गया था। ये मालवा यहाँ पर है, चंदेरी यहाँ के राजा थे मेदिनी राय। तो 1528 इसी में चंदेरी का युद्ध। बाबर और मेदिनी राय के बीच में। मेदिनी राय को भी यहाँ हरा दिया। अकेले तो 4 लोग नहीं जीत पाए, तो अकेले ही जीतेगा। खानवा के युद्ध में मेदिनी राय खत्म कर दिए। फिर 1529 ईस्वी में, अब इसका देखिए साम्राज्य इतना बड़ा हो गया। यहाँ पर पंजाब जीतिए गया था, इधर इतना बड़ा इसका साम्राज्य हो गया। अब इधर की ओर गया यह, इधर बिहार जो यहाँ पर है, बिहार के शासक थे, और इधर अफगान शासक अभी बचे हुए थे जो लोदी वंश के। लोदी वंश अफगान के शासक थे। तो ये महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का जो भाई था, वो भाग गया था खानवा के युद्ध से। महमूद लोदी और बिहार सैनिक दोनों मिलके बाबर से लड़े थे। यहाँ पर एक जगह है घाघरा। 1929 में घाघरा का युद्ध खत्म कर दिया। घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी, उधर बिहार के शासक नेतृत्व में महमूद लोदी के दोनों मिल के बाबर से युद्ध किए घाघरा में। लेकिन यहाँ पर भी बाबर भारी पड़ा और ये दोनों को, महमूद लोदी को ख़त्म कर दिया, जीत गया बाबर। जब 1529 के घाघरा के युद्ध जीत गया, तब इतना साम्राज्य बाबर का हो गया पूरा। लेकिन अभी भी 1529 ईस्वी तक भी वो इधर भी अपने अफगान शासक छीट-फूट करके इधर सब राज कर रहे थे। सभी अफगानों को ख़त्म नहीं कर पाया था बाबर। तब तक 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इस पानीपत का युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध, चंदेरी का, घाघरा का युद्ध। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु हो गई, बाबर ख़त्म। इतना युद्ध किया, भारत में अपना मुगल वंश स्थापित कर दिया। इधर का समझ ही गए एंट्री कैसे हुआ था। अब चलते हैं, देखते हैं कि बाबर कुछ तो यहाँ किया होगा ना। ज़्यादा काम नहीं कर पाया था बाबर का, अपना साम्राज्य स्थापित करना, अपने को स्थिर करने में ही रह गया था। बाबर ज़्यादा काम नहीं कर पाया था। देखते हैं जो भी किया था उसके बारे में। बाबर अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, ये लिखा था तुर्क भाषा में। तुर्क भाषा में लिखा था तुजुक बाबरी। जब वो तुजुक बाबरी में लिखा था कि जब हम भारत पर आक्रमण किए थे, उस समय भारत में 5 मुस्लिम राज्य थे। 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य थे। 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य थे। कहा था कि 5 मुस्लिम राज्य, 5 मुस्लिम राज्य। एक था दिल्ली, दूसरा था मालवा, तीसरा था गुजरात, चौथा था बहमनी, और एक 5वां था बंगाल। आत्मकथा तुजुक के बाबरी में लिखा था बाबर कि जब हम भारत पर आक्रमण किए थे तो उस समय 5 मुस्लिम राज्य थे भारत में। दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी, बंगाल। दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी, बंगाल, 5 मुस्लिम राज्य उस समय थे। और कहा था कि 2 हिंदू राज्य थे उस समय। 2 हिंदू राज्य उस समय यहाँ पर थे। एक था मेवाड़ और दूसरा था विजयनगर। मेवाड़ में उस समय राजा शासन कर रहे थे राणा संगा, देखिए रहते हैं यहाँ पर। और विजयनगर यहाँ पर था।
यहाँ पर था विजयनगर, जिसके शासन कर रहे थे कृष्णदेव राय। उस समय जब बंगाल भारत में बाबर आया था, उस समय कृष्णदेव राय विजय कहा था कि सबसे कृष्णदेव राय बाबर कहा था कि उस समय सबसे महान शासक जो थे वो कृष्णदेव राय थे। 5 मुस्लिम राज्य दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी बंगाल, 2 हिंदू राज्य मेवाड़ और विजयनगर। विजयनगर के शासक उस समय कृष्णदेव राय थे, जो उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा थे। तुजुक ए बाबरी में बाबर ने खुद कहा है। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में है। अकबर के समय तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद हुआ था, बाबरनामा कहते हैं इसका, बाबरनामा। अब्दुल रहीम खाना जो अब दरबार में रह रहे थे अकबर के समय इसका फारसी अनुवाद किया गया, क्योंकि उस समय ये आया था इधर से, तैमूर वंश के उज्बेकिस्तान से, और इधर की भाषा तुर्क थी। भारत में आया था, तुर्क उतनी नहीं प्रचलित हुई, फारसी भाषा इधर थी। अकबर के समय फारसी भाषा प्रचलित में थी। बाबरनामा नामक इसका वो फारसी अनुवाद है। इतना समझ गए आप लोग। अब इसको मिटाते हैं। बागीचा खूब निर्माण का, बागीचा का उसका शौकीन था, तो एक आराम बाग नामक बागीचा बनवाया था दिल्ली में। आराम बाग बनवाया था आगरा में, आगरा में आराम बाग नामक एक बगीचा बनवाया था। इसमें सबसे पहली बार भारत में वो एक पद्धति का निर्माण किया था, 4 बाग शैली। 4 बाग शैली से आगरा में ये आराम बाग बनवाया था। 4 बाग शैली क्या होता है? 4 बाग शैली मोयुयान पद्धति जिसको कहते हैं। 4 बाग शैली में जैसे कि नहर, ये बगीचा है हमारा, इतना बड़ा बगीचा हो गया। यहाँ से एक नहर आया, नहर से पानी यहाँ छोड़ दिए, इधर से नली से ऐसे पूरा पानी चारों तरफ ऐसे चला गया। जहाँ जहाँ पेड़ हैं हर जगह पर यहाँ बस पानी छोड़ना है, नली से हर जगह बगीचा में पानी चला जाएगा, उससे पटाने के लिए कोई असुविधा नहीं होगी। इसी को कहते हैं 4 बाग शैली। 4 बाग शैली को प्रथम बार आगरा में इसका 4 बाग शैली, इसी को कहते हैं मोइवियान पद्धति। मोइयान पद्धति से आराम बाग बनवाया था आगरा में। मरने के बाद, इसकी मृत्यु के बाद इसको दफना दिया गया था इसी आराम बाग में। इसी में इसका मकबरा था। पहले मकबरा इसका आराम बाग में बना था, बाद में इसका सेकंड मकबरा बन गया था काबुल में, क्योंकि तुजुक के बाबरी में लिखा था कि मेरा सबसे पसंदीदा शहर काबुल है। अकबर के समय जब अब्दुल रहीम खाना इसका फारसी अनुवाद कर रहे थे, इसके अपनी पुस्तक तुजुक के बाबरी का, तब उसमें पढ़े कि अरे इसमें तो लिखा गया है कि बाबर चाहता था कि उसके पसंदीदा शहर काबुल में उसको दफनाया जाए, लेकिन यहाँ पर उस समय उसके तुजुक के बाबरी को कोई पढ़ नहीं पाया था। इसके मरने के बाद आराम बाग में उसका मकबरा बना दिया गया था। लेकिन जब अकबर को मिली तो अकबर उसी समय आगरा से अपना उसका मकबरा, जो भी हड्डी उड्डी बचा होगा, उसको उठा के ले जाके काबुल में दफनाया था। इतना तो आप समझ गए। ज़्यादा कुछ नहीं अकबर बाबर कर पाया। यहाँ एक बाबरी मस्जिद बनवाया था। बाबरी मस्जिद के बारे में तो जानते ही होंगे। वहाँ बाबरी मस्जिद बाबर बनवाया था। इसके जो वास्तुकार थे मीर बाकी बाबरी मस्जिद बनवाया था। मीर बाकी के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद बनवाया था वहाँ पर बाबर। ज़्यादा कुछ नहीं, 4 बाग शैली का निर्माण किया था, बाबरी मस्जिद बनवाया था। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, युद्ध लड़ते रह गया, तब तक मर गया था वो, आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। जीते जी थी वो अपने सबसे बड़े बेटे हुमायूं को यहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया था। अब आपको समझ में आ रहा था कि अभी मर गया तो इसके बाद हुमायूं आएगा। बाबर के 4 बेटे थे, 4 बेटे। कहाँ है हुमायूं? ये ट्रिक है। क से कामरान, हिंदू
हिंदाल, ए से अस्करी और ये हुमायूं भाई है। 4 बेटे थे उसके, कमरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। जिसमें सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं, उसको जीते जीते कह दिया था कि उत्तराधिकारी तुम हो। तो इसके बाद राजा बनेंगे हुमायूं। अब जितना पढ़े हैं हम लोग अभी तक, समझे, जितना समझ में आया ही होगा, एक बार लेके पूरा रिवाइज मार लेते हैं। देखिए, बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद, उसको हम लोग बाबर कहते थे। उसके पिता उमर शेख मिर्जा, जो फरगाना के रहने वाले थे। तैमूर वंश में जब यहाँ पर विवाद हो गया था तो फरगाना में उमर शेख मिर्जा, और उसकी माता का नाम कुतुब निगार खान, माता का नाम कुतुब निगार खान, पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा तैमूर वंश के थे, कुतुब निगार चंगेज वंश की थी। दोनों का पुत्र था बाबर। बहुत ही बढ़िया शासक हुआ बाबर। यहाँ पर 11 वर्ष की उम्र जब बाबर की थी, 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ था, और 11 वर्ष की उम्र जब उसकी 1494 में, तब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है आकस्मिक। अपने दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से इस वहाँ का राजा बनता है और मिर्जा की उपाधि धारण करता है। मिर्जा की उपाधि धारण करने के बाद वो इधर चलता है समरकंद में अपना स्थापित करता है राज, वहाँ आक्रमण करता है, जीत जाता है। फिर जाता है काबुल में, काबुल को भी जीत जाता है। काबुल उसका पसंदीदा शहर था। काबुल जीतता है तो समरकंद में विद्रोह हो जाता है, और समरकंद में विद्रोह शांत कर काबुल हाथ से निकल जाता है। फिर जाता है गजनी, जीतता है। गजनी के बाद फिर समरकंद में विद्रोह हो जाता है। तीनों उसके हाथ से निकल जाते हैं। फरगाना में जाता है, फरगाना से भी उसको भगा दिया जाता है। अब उसको रहने के लिए इधर कोई जगह नहीं था। यह बादशाह, काबुल जीतने के बाद वो अपने आप को बादशाह कहा था। जब वो आता है भारत में, बाजौर का जीतता है। 1519 ईस्वी में बाजौर आता है। भेरा का किला, बारूद का सबसे पहले प्रयोग करता है भेरा किला में। यहाँ पर दिल्ली में उस समय इब्राहिम लोदी शासन कर रहे थे। मेवाड़ के राजा राणा संगा, इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी और पंजाब का सूबेदार आलम खान लोदी, तीनों मिलकर बाबर को निमंत्रण देते हैं कि दिल्ली में आइए, इब्राहिम लोदी को मारिए। बाबर आता है। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी को वहाँ पर वो मार देता है। इब्राहिम लोदी को मारने के बाद दिल्ली में रहने का प्लान बनाता है। दिल्ली में रहने का प्लान बनाने पर राणा संगा कहते हैं कि आप तो यहाँ आए थे, भागिए यहाँ से। राणा संगा के जब कहता है कि हम नहीं जाएंगे, हम भारत में ही रहेंगे, तो राणा संगा के नेतृत्व में 4 राजा मिले थे। उसमें आलम खान लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी और राणा संगा, और एक यहाँ चंदेरी के राजा मेदरी राय, चारों मिलकर बाबर को खानवा का युद्ध में 1527 ईस्वी में उसकी से युद्ध करते हैं। चारों हार जाते हैं। फिर बाबर अगले साल 1528 ईस्वी में चंदेरी जाता है, मेदिनी राय को वहाँ पर समाप्त कर देता है। इसका इतना साम्राज्य हो गया, इतना। फिर इधर जाता है, घाघरा का युद्ध होता है। महमूद लोदी और बिहार शासक से मिलकर बाबर लोदी वहाँ मारा जाता है। बाबर जीत जाता है वहाँ पर, और अफगान सैन्य को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर पाता है। तब तक 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1530 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद अगला राजा हुमायूं बनेगा। इसने तुजु के बाबरी एक पुस्तक लिखी थी। तुजु के बाबरी में कहा था कि उस समय 5 मुस्लिम राज्य, 2 हिंदू राज्य। मुस्लिम राज्य में दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी, बंगाल, और हिंदू राज्य में 2 मेवाड़ और विजयनगर। विजयनगर कृष्णदेव राय वहाँ के राजा थे। वो उस समय तत्कालीन राजा बाबर के समय सबसे शक्तिशाली राजा थे भारत के। 4 बाग शैली से आराम बाग नामक एक बगीचा आगरा में बनवाता है, जिसमें उसका सबसे पहले उसको दफनाया गया था आराम बाग में, फिर उसको काबुल में। तुजु के बाबरी को फारसी अनुवाद को बाबरनामा कहते हैं। बाबरी मस्जिद बनवाया था, मीर बाकी उसके वास्तुकार थे। यहाँ पर पानीपत के युद्ध में वो उस्मानिया पद्धति और रूमी पद्धति का इस्तेमाल किया था। 2 तोपची, उस्मान अली और मुस्तफ़ा खान महत्वपूर्ण तोपची था। दोनों के नेतृत्व वहाँ जीता था। पानीपत जीतने के बाद काबुल में सिक्का दान किया था, कलंदर की उपाधि धारण किया था। पूरा समझ गए, ज़्यादा टाइम नहीं, कितना टाइम मतलब 1-2 मिनट लगा उसको पूरा रिवाइज करके, जितना समझे थे। अब अगला राजा हुमायूं बनेगा, जिस अगले वीडियो में समझेंगे हम लोग। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये सब जितना हम इसमें समझा रहे हैं, या आगे आने वाला परीक्षा रेलवे ग्रुप डी और जो एसएससी जीडी, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
चलिए तब तक के लिए जय हिंद।